हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर छाया सक्सेना। चलिए आज बच्चों स्पर्श का तुम कब जाओगे अतिथि पाठ पढ़ते हैं। ठीक है। इस चैप्टर के लेखक हैं शरद जोशी जी। शरद जोशी जी एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से बहुत सी चीजों पर व्यंग्य किया है। तो इस कहानी में थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। इस कहानी में ये बताया गया है कि जो गेस्ट होते हैं ना, कई बार बिना बताए आ जाते हैं और वो बहुत दिनों तक रुके रहते हैं। ठीक है। उन्हीं का वर्णन इस कहानी में किया गया है कि कैसे मेजबान मेजबान मतलब जिनके घर गेस्ट आए हैं, तो कैसे मेजबान अतिथि के अधिक दिनों तक रुकने से ऊब जाता है और फिर मेजबान का व्यवहार बदल जाता है तथा मेजबान के हृदय में अतिथि के लिए कैसे कैसे विचार आने लगते हैं। ये कहानी एक व्यंग्य है ऐसे अतिथियों के लिए। ठीक है। और उन्हीं अतिथियों का इसमें वर्णन किया गया है जो बिना बताए, बिना किसी पूर्व सूचना के और अधिक दिनों तक ठहर जाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। ठीक है। अब लेखक कह रहे हैं वहां पे ना, लेखक क्या, वो अतिथि जो थे वो 4 दिन तक आ गए थे, तो अब उनके मन में बार बार यही प्रश्न घूम रहा है, हे भगवान ये कब जाएंगे कब जाएंगे। तो इन्हीं सब का वर्णन है। तो अब लेखक सोच रहे हैं कि तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। अब लेखक ये कह रहे हैं या मन में सोच रहे हैं, बल्कि ठीक है, मन में सोच रहे हैं, अरे अतिथि तुम देखो, तुम्हारे सामने जहां बैठे हो ना, एक कैलेंडर लगा हुआ है और उसमें जो तारीख होती है, तारीख भी एक डेफिनेट टाइम के बाद, मीन्स 24 घंटे के बाद तारीखें भी बदल जाती हैं। नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं मीन्स वो भी अपनी एक डेफिनेट पीरियड के बाद बदल जाती हैं। और अतिथि तुम कैसे हो, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। विगत विगत मतलब पिछले, विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है तुम्हारे सतत आतिथ्य मतलब लगातार आवभगत करते हुए, सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। तो अब लेखक ये कह रहे हैं, अतिथि तुमको पता है ना, 4 दिन से तुम आ गए हो और अभी तक नहीं गए, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। अब लेखक फिर ये मन में सोच रहे हैं कि हे भगवान, जो एस्ट्रोनॉट्स चांद पे गए थे ना, लाखों मील, धरती से लाखों मील दूरी पर चांद है, तो वहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे तो चांद पर भी वो इतने दिन नहीं रुके थे जितने दिन तुम मेरे घर पर रुके हो। और तुम छोटी सी यात्रा मतलब आप अपने घर से मेरे घर आए हो तो छोटी सी ही, बहुत कम दूरी है, कम डिस्टेंस है, और इतने दिन रुक गए, तुम्हें शर्म नहीं आती इतने दिन रुकते हुए। ऐसा मन में सोच रहे हैं। अब फिर लेखक क्या कह रहे हैं, तुम अपने चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। अब लेखक फिर ये सोच रहे हैं, तुमने एक निजी अतरंग संबंध भी बना लिए, मतलब चरण कमल, चरण रूपी कमल मीन्स तुम्हारे पैरों के निशान या तुम्हारे पद, अगर हम भाव लें तो आपके चरण हमारे घर की सब जगह पर जा चुके हैं, मीन्स आप घर में सब जगह पर घूम चुके हो। तुमने एक अतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया, मतलब तुम्हारे और मेरे रिलेशन भी काफी अभी ठीक चल रहे हैं। तुम्हारा से जितनी बात करनी थी, जितना ही सब बात करनी थी, सब कुछ हो चुकी है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो। आर्थिक सीमाएं मतलब फाइनेंशियल लिमिटेशंस, मतलब हर आदमी की देखो बच्चों एक फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती है, उससे ज्यादा वो किसी के लिए नहीं कर सकता। लेकिन ये गेस्ट ऐसा है कि इतने दिन से रुके हुए हैं, तो लेखक यही कह रहे हैं कि भाई तुमने मेरा फाइनेंशियल स्टेटस भी देख लिया, मतलब मेरे पास कितने पैसे हैं, और तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो से मतलब मेरे काफी पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च हो गए हैं। अरे अब तो चले जाओ अतिथि, मतलब गेस्ट, हे गेस्ट, हे अतिथि, अब तो तुम चले जाओ, तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। अब फिर कह रहे हैं मैक्सिमम समय हो गया है अतिथि, अब तुम्हारी पृथ्वी से मतलब है तुम्हारा घर तुम्हें वापस नहीं बुला रहा, प्लीज जाओ यहाँ से। ऐसा कह रहे हैं, जाओ, अब बहुत दिन हो गए।
ये सब मन में सोच रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। अब लेखक ये बता रहे हैं कि मैं ये सोच रहा था कि जब गेस्ट आए थे ना, तो अज्ञात आशंका मतलब एक मन में कोई कहीं ना कहीं ये डर लगा हुआ था कि हे भगवान, ये ज्यादा दिन ना रुक जाएं। और मेरा बटुआ कांप उठा था, मतलब मेरे पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे, ये सोचकर लेखक डर रहे थे। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले लगा। स्नेह भीगी मुस्कुराहट मतलब जैसे कोई गेस्ट आता है तो प्रेम से हम स्माइल करते हैं ना, तो कह रहे हैं कि मैं डर गया था कि मेरे बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार से मिला, तुम्हें गले लगाया, और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की, और बड़ी ही विनम्रता से, बहुत आदर के साथ मेरी वाइफ ने भी तुमसे नमस्ते किया, तुम्हारा अभिवादन किया, ठीक है। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। अब इसका मतलब ये है कि जब तुम आए तो नॉर्मली हम लोग रात में नॉर्मल भोजन करते हैं, एक रोटी बन गई, सब मतलब रोटी बन गई, एक सब्जी बन गई, इस टाइप से हल्का फुल्का। लेकिन तुम्हारे आने पर क्या किया, तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया। हम लोगों ने रात का जो भोजन नॉर्मल करते थे उसको एकाएक अपर मिडिल क्लास के भोजन में या डिनर में बदल दिया। मीन्स 2-2 सब्जी बनाई, रायता बनाया, इवन स्वीट डिश भी बनाई। और इन सारे उत्साह और मूल में एक आशा थी। क्या आशा थी, क्या उम्मीद थी? अब बता रहे हैं लेखक कि हमको ये उम्मीद थी इन सबके मूल में कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम लोग पहले तो बहुत एक्साइटेड थे तुम्हारे आने से कि चलो, हम लोग ने तुम्हारे बहुत एक्साइटमेंट में तुम्हारे को वेलकम भी किया, बहुत अच्छे से वेलकम किया, लेकिन ये उम्मीद थी कि आप अगले दिन ट्रेन से चले जाओगे और हमने जो आपकी खातिरदारी की है वो आप सोचोगे अपने दिल में, देखो अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे, मतलब जो हमने बहुत बढ़िया आपका वेलकम किया है उन सबको अपनी याद में लेकर के तुम नेक्स्ट डे चले जाओगे, ऐसा लेखक मन में सोच रहे हैं। लेकिन भाई अतिथि तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब आगे बढ़ते हैं। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब लेखक फिर कह रहे हैं हम तुमसे ना वैसे ही कहेंगे, एक होता है ना, अरे भाई रुक जाइए और रुक जाइए, लोग कहते हैं ना गेस्ट को, लेकिन तुम नहीं रुकोगे और चले जाओगे। लेकिन तुम तो भाई रुक गए, गए ही नहीं, कह रहे ना, पर ऐसा नहीं हुआ। अरे भाई तुम तो रुक गए, गए नहीं। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर पर ही बने रहे, मतलब नेक्स्ट डे भी नहीं गए। और जैसे अतिथि सुलभ मुस्कान का मतलब जैसे गेस्ट लोग आते हैं तो एक हल्की सी स्माइल होती है ना उनके फेस पर, और बस तुम ऐसा करके अपने फेस पर एक स्माइल लेकर के और रुके रहे। तो वही बात कह रहे हैं लेखक कि भाई तुम तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो कि हमारा पैसा खत्म होता जा रहा है। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे और हम वैसे ही जो है खुश रहने का दिखावा करते रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। अब आगे लेखक क्या बता रहे हैं कि हमने बड़े खुशी खुशी तुम्हारा वेलकम भी किया, ठीक है, और हमने अपना दुख भी अपने अंदर ही जज्ब कर लिया कि मीन्स अपने अंदर ही अपना दुख पी लिया, ये नहीं शो किया कि हमें कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन तुम तो रुके हुए हो, जा ही नहीं रहे हो। और हमने स्वागत सत्कार तुम्हारा इतना आदर सत्कार किया और उच्चतम बिंदु मतलब हाई लेवल पे हम पहुंच चुके थे कि भाई अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते, और तुम तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। इवन हमने रात में तुम्हें बहुत अच्छा भोजन कराया था, डिनर कराया था अपर मिडिल क्लास की तरह, फिर हमने अपर मिडिल क्लास की तरह जो दोपहर का भोजन होता है उसको लंच की गरिमा मतलब उसको भी बहुत अच्छे से कई सब्जियां बनाई, दाल बनाई, चावल जो भी बनाया होगा, बहुत अच्छा सा लंच भी कराया, और रात में क्या तुम्हें मूवी दिखाने भी ले गए, ठीक है। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है भाई, मैक्सिमम हो गया, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। हम लेखक कह रहे हैं कि हम आज तक किसी भी गेस्ट के लिए इससे ज्यादा
हमने आदर सत्कार नहीं किया है। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अब फिर कह रहे हैं इन सब के बावजूद तुमको चले जाना चाहिए था। और जब जाते हैं गेस्ट लोग ना, तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं ना, मेजबान भी और गेस्ट भी, तो ये सब हो जाना चाहिए था। लेखक कह रहे हैं भावभीनी विदाई का क्षण आ जाना चाहिए था, मीन्स तुम जाते, हम लोग थोड़े इमोशनल होते, तुम भी थोड़ा इमोशनल होते, फिर हम लोग तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते और तुम चले जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम दूसरे दिन भी हमारे घर पर टिके रहे। अब क्या है, जो मेजबान है ना, जिनके घर गेस्ट आए हैं, अब उनका व्यवहार, उनके विचार धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। अब बहुत उनको गुस्सा आ रहा है अंदर अंदर, मेजबान को, लेखक को। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अब क्या हुआ, अब तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन तुमने मुझसे ये कह दिया कि भाई मुझे तो कपड़े धुलवाने हैं। अब भाई ये बात सुनकर, यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। अब ये जो बात तुमने बोली ना कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बात थी, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि तुम चले जाओगे। और ये जो बात तुमने बोली ना कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, हाय दिल पे लग गई। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यो रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान ना था। सामीप्य की बेला मतलब तुम जो हमारे पास आए थे, रबड़ होती है ना, वो कहीं चिपक जाती है तो वो हटने का नाम नहीं लेती। तो तुम जो हमारे पास आए थे और तुम तो रबड़ की तरह चिपक गए यार हमारे घर पे, जा ही नहीं रहे हो। ऐसा अंदाजा हमने, हाँ, ऐसा अंदाजा हमने नहीं किया था। ऐसा अंदाजा हमने बिल्कुल नहीं किया था कि तुम इतने दिन तक हमारे घर पर रुक जाओगे। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। फिर क्या हुआ ना बच्चों, कि जैसे उन्होंने कहा कि धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, तो भाई बहुत झटका लगा, आघात लगा उनको, मतलब बहुत उनको अंदर से, जैसे होता है ना किसी पर प्रहार पड़ना, बड़ा झटका लगा। और अप्रत्याशित मतलब अनएक्सपेक्टेड, इतना अनएक्सपेक्टेड था, उनको बड़ा ही झटका लगा और इसकी चोट मार्मिक थी, बहुत अंदर तक चली गई। अब तुम्हारे सामीप्य की बेला मीन्स वही बताया ना, तुम आए और रबड़ की तरह चिपक के रह गए, तो ऐसा तो बिल्कुल भी इन्होंने सोचा भी नहीं था लेखक ने कि इतनी देर तक रुक जाएंगे। और पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे ये कहावत है ना कि अतिथि देवो भव, मीन्स अतिथि देवता होता है। तो लेखक कह रहे हैं भाई फर्स्ट टाइम मुझे ये एहसास तक हो गया कि जो गेस्ट होते हैं ना, हमेशा देवता नहीं होते, हमेशा देवता तुल्य नहीं होते, देवता के समान नहीं होते। वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। वह मानव के साथ साथ कुछ अंशों में राक्षस मतलब बुरा भी हो सकता है, शैतान की तरह डट गया एक जगह पर, जा ही नहीं रहा है, तो वो बुरा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अतिथि हमेशा देवता हो। देवता के साथ साथ मीन्स मानव भी होगा, मानव तो है ही, अतिथि देवो भव, मानव तो है ही, लेकिन वो बुरा भी हो सकता है। राक्षस से मतलब है बुरा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, वहीं चिपक गया घर पे आके, जा ही नहीं रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी लॉन्ड्री पर देते जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मैंने से मतलब लेखक ने। अब लेखक ने कहा कि भाई कपड़े आप किसी लॉन्ड्री में दे दो। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। अब लेखक सोच रहे थे कि चलो शायद ये जल्दी चले जाए। मन में एक ना, कई बार होता है ना, मन में एक धारणा आती, विश्वास सा लगता है, एक मन में सोच डेवलप होती है कि शायद ना हमारा ऐसा कहने से ये जल्दी चले जाए। कौन? गेस्ट। तो अब वो क्या कहते हैं, गेस्ट कहाँ है, लॉन्ड्री, मीन्स लॉन्ड्री जहाँ कपड़े धुले जाते हैं, तो लॉन्ड्री कहाँ पर है। अब लेखक कहते हैं चलो चलते हैं, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियाइन पर औपचारिक कुर्ता, औपचारिक मतलब फॉर्मल, अभी लेखक जो थे घर पर बनियाइन पहने हुए थे, अब उन्होंने एक फॉर्मल कुर्ता डाला और चल दिए। जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, लॉन्ड्री जा रहे थे उनके कपड़े देने। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा।
इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। अब पत्नी ने एकदम पूछा, देखा कि ये कुर्ता पहन रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं पूछा, तो लेखक ने कहा इनके। अब देखो इनके कहने में ना एक व्यंग्य आ गया है। अब गेस्ट को कहा, कह रहे हैं इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मतलब इनको इनके कपड़े जा रहे हैं भैया लॉन्ड्री पर दे। अब क्या हुआ देखो बच्चों, आगे बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। अब ये ना लेखक अपने और अपनी पत्नी के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, ये कपड़े धुलने की बात सुन के ना एकाएक उनकी, मतलब एकाएक मीन्स अचानक से उनकी पत्नी की आंखें बड़ी हो गई, मीन्स एकदम नहीं फैल जाती हैं, सरप्राइज हो जाता है, अरे ये अभी और रुकेंगे। तो अब वो ना कुछ पिछला बता रहे हैं कि एक बार जब ना लेखक की उनकी पत्नी से शादी नहीं हुई थी, वो अपनी पत्नी के जब घर आए थे तो जाने लगे। जब वापस जाने लगे थे तो उनकी पत्नी की आंखें आश्चर्य से फैल गई थी, अरे बड़े जल्दी जा रहे हैं। तो उस वक्त लेखक ने डिसीजन किया था, चलो नहीं जाते हैं, इनसे शादी कर लेते हैं। बीच में कुछ घटना हुई होगी, तो फिर उस वक्त लेखक की पत्नी की आंखें फैल गई थी कि अरे जा रहे हैं। तो कह रहे हैं बिल्कुल आज उस तरीके से पत्नी की आंखें फैल गई। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। लेकिन उस वक्त जो आंखें फैली थी वो इस उम्मीद में फैली थी कि अरे जा रहे हैं, रुक जाए लेखक। तो लेखक तो रुक गए थे, अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, मीन्स जो ये जा रहे थे तो वो रुक गए थे। परंतु आज जो वो बड़ी हुई है, अब उसमें क्या है, इनका मन, लेखक का मन छोटा होने लगता है, मीन्स अब उनके मन में डर आने लगा हो, हे भगवान ये इनकी आंखें फिर बड़ी हो गई, मीन्स गुस्सा होगा, आशंका होगी, ये अतिथि फिर ठहर जा रहे हैं। वे इस, देखिए वही बात आ गई ना, वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। आज जो लेखक की पत्नी की आंखें बड़ी हुई हैं उसके पीछे रीजन है कि हे भगवान ये तो गेस्ट अभी भी और दिन रुकेंगे, और आशंका निर्मूल नहीं थी। और जो उनकी आशंका मीन्स जो डर वाली सोच थी ना, निर्मूल मीन्स बेसलेस। तो जो उनकी डर वाली सोच, पत्नी की जो सोच थी ना, डर था ना, वो बेसलेस नहीं था। अरे भैया वो गेस्ट फिर रुक गए, बड़े ही ढीठ गेस्ट थे। ठीक है, अतिथि तुम नहीं जा रहे, अभी भी नहीं जा रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। अब बता रहे हैं लेखक, भाई कपड़े भी धुल के आ गए और ये ढीठ जितने हैं, ये जो अतिथि है ना इतने ढीठ हैं कि अभी भी नहीं जा रहे। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो। अब जैसे कोई गेस्ट आते हैं तो कभी कई बार होता है ना कि हम लोग चादर बिछाते हैं अच्छी सी, तो गेस्ट अब इतने दिन रुक गए कि चादर भी सिकुड़ने लगी, मीन्स अब चादर गंदी हो गई, सिकुड़ गई, तो उनको बदलने तक की नौबत आ गई। और अतिथि गए नहीं, जनरली एक दिन में चले जाते, इन्होंने सोचा था, लेकिन वो नहीं गए। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। और ये बता रहे हैं जो अतिथि आए थे उनको देखकर ना पहले स्माइल थी, अब वो जो स्माइल फेस पे बराबर बनी हुई थी अब वो लुप्त हो गई, मतलब गायब हो गई, फीकी पड़ गई, मतलब धूमिल होने लगी। अब वो स्माइल भी धूमिल होने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। अब स्माइल स्माइल कुछ नहीं हो रही है। अब सब परेशान हो रहे हैं घर के लोग कि अतिथि भाई तुम कब जाओगे। अब आगे फिर इसी का वर्णन कर रहे हैं कि अब कैसे बोरियत का माहौल चारों तरफ घर में व्याप्त हो रहा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे मतलब हंसी मजाक जो होता रहता था इस कमरे में, जहाँ अतिथि और मेजबान के लोग बैठे हैं, सारे मेजबान के घर के लोग, तो सब हंसी मजाक अब सब खत्म हो गया। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों, कोनलों मतलब कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब बता रहे हैं कि जैसे बातचीत होती थी सारे फील्ड्स पर बातचीत हो गई। उछलती हुई गेंद चर्चा के सभी क्षेत्र मतलब सारे जो भी फील्ड्स होते हैं, पॉलिटिक्स हो गई, फैमिली हो गई, फ्रेंड सर्किल हो गया, सब पे बातचीत हो गई। अब भाई क्या करें, चुपचाप, अब चारों तरफ सन्नाटा छा गया, सब चुप। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं, मीन्स शांति छाई हुई है। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। अब लेखक बता रहे हैं इतनी बोरियत का आलम हो गया है कि कल से तुम उपन्यास मीन्स नॉवल, तुम तो नॉवल पढ़ रहे हो और मैं फिल्मी मैगजीन पढ़ रहा हूँ। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुप गए। अब कह रहे हैं शब्दों का लेन देन मिट गया मतलब सारे आपसी वार्तालाप, आपस में जो बातचीत होती है ना,
सब खत्म हो गई और सारे फील्ड, चर्चा के विषय चुक गए मतलब समाप्त हो गए। सारी विषय पर चर्चा हमने कर ली, इवन कोई फील्ड ही नहीं बचा। कौन कौन से फील्ड पे बात की थी? परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स, रिश्तेदारी मीन्स रिलेटिव्स पर, तबादले मीन्स ट्रांसफर, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन मीन्स फैमिली प्लानिंग, महंगाई, साहित्य, लिटरेचर, और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। पुरानी प्रेमिकाओं जैसे स्कूल में या कॉलेज में जो यार दोस्त होते हैं, वो बन नहीं जाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स वगैरह, सबका हर विषय पर बात हो गई। फैमिली पर, पॉलिटिक्स पर, रिलेटिव्स पर, ट्रांसफर पर, जितने विषय होते हैं भाई 3 दिन में सब पर बात हो गई और हम थक गए, ऊब गए, सब परेशान हो गए, लेकिन अतिथि तुम नहीं गए। सौहार्द मीन्स प्रेम, स्नेह। सौहार्द अब शनह शनह बोरियत में, शनह शनह मतलब धीरे धीरे, सौहार्द अब शनह शनह बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। रूपांतरित मीन्स बदल रहा है। अब जो प्रेम का माहौल था ना, बोरियत के माहौल में बदलने लगा। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। और जो इंटरनल फीलिंग्स होती है ना अच्छी सी, जब गेस्ट आते हैं, अब वो जो फीलिंग थी अब क्या है, गाली अंदर से लेखक के मन में और लेखक की जो पत्नी है सबके मन में गेस्ट के प्रति गालियां निकल रही है। बताइए, ये आलम हो गया है। लेकिन अभी भी तुम नहीं जा रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सब परिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। अब लेखक कह रहे हैं कौन सा ऐसा गोंद है भाई जो हमें नहीं दिख रहा है। दृश्य मीन जो दिख नहीं रहा है। कौन से ऐसे गोंद से तुम यहाँ पर चिपक गए हो? मैं ना इस भेद मतलब रहस्य, ये मुझे रहस्य, ये बात मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि कौन सा ऐसे गोंद से तुम चिपक गए हो, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? मन में ये प्रश्न बार बार उमड़ घुमड़ रहा है। हे भगवान, ओ गॉड, कब जाओगे अतिथि? तुम आखिर कब जाओगे? बहुत परेशान हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, ऊब रहे हैं, गुस्सा आ रही है लेखक के मन में, झल्लाहट हो रही है। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? अब देखिए बच्चों, इस पंक्ति में भी व्यंग्य है। कैसे पूछ रही है पत्नी? कब तक टिकेंगे ये मतलब ये गेस्ट कब तक आपके रुकेंगे? मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। अब पत्नी क्या कह रही है कि भाई कब तक रुकेंगे? तो लेखक ने कह दिया मुझे नहीं पता। उनके कहने का मतलब था मैं क्या बताऊं। तो पत्नी ने कह दिया अब बहुत हो गया, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ। अब देखो, डिनर से चले थे, अब कहाँ पर आ गए? खिचड़ी पर आ गए। अब इतने परेशान हो गए घर के लोग कि हम खिचड़ी पर आ गए। हद होती है ना। सत्कार की ऊष्मा, ऊष्मा मीन्स एनर्जी जो एक होती है ना। आदर सत्कार मतलब किसी की आवभगत, आदर सत्कार करने की जो एक एनर्जी होती है, जब नया नया गेस्ट आता है तो एक एनर्जी होती है, वो सब खत्म हो गई। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। वही जो भी हमने बताया था, ये अपर मिडिल क्लास के डिनर से चले थे और अब क्या स्थिति हो गई? आज खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। लेखक क्या कह रहे हैं? भाई तुम अब चले जाओ, बिस्तर को गोलाकार रूप मतलब अपना बेडिंग बांधो और यहाँ से चलते नजर आओ। और अगर अब नहीं जाओगे तो अभी तो खिचड़ी की नौबत आई है, अब हम कल सब फास्ट पर चले जाएंगे। उपवास मतलब सब व्रत रख लेंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण मतलब होता है बेटा बच्चों, एक स्थिति से दूसरी अवस्था में जाना। तो पहले बड़ी प्रेमपूर्ण स्थिति थी, ठीक है ना, माहौल बड़ा प्रेम वाला था, अच्छा वाला था। अब चूंकि अतिथि इतने दिन तक रुक गए तो जो वातावरण घर का था और जो रिलेशनशिप आपस की थी अतिथि की और मेजबान की, तो एक प्रेम वाली अवस्था से अब कौन सी दूसरी अवस्था में चली गई। अब वो अवस्था क्या थी? गुस्से की, झल्लाहट की, खींच की, अरे जा ही नहीं रहे हैं, गालियां दे रहे हैं मन मन में। वो तो उसी को कह रहे हैं कि तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। मीन्स एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आ गए। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। कह रहे हैं बस मैक्स चरम क्षण है मतलब मैक्सिमम टाइम है, अब तुम चले जाओ, बहुत हो गया, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अंदर अंदर ये सोच रहे हैं। अब लेखक क्या कह रहे हैं? तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अब लेखक ये कह रहे हैं पता है मुझे भाई तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आता है दूसरों के घर।
अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। हमने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। अब एक जनरल बात बता रहे हैं, लेखक कह रहे हैं भाई अपने घर पर ही रुका जाता है, किसी दूसरे के घर पर इतने दिन नहीं रुका जाता। इसीलिए अपने घर को स्वीट होम बोला गया है। घर की महत्ता के गीत गाए गए हैं, मीन्स अपना ही घर अच्छा होता है, घर बहुत अच्छी जगह होती है, ये सब बोला जाता है ना। घर में बहुत प्रेम होता है, तो अपना ही घर अच्छा होता है। दूसरे की घर की स्वीटनेस को खराब मत करो, दूसरे के घर के माहौल को खराब मत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अब मन ही मन लेखक क्या सोच रहे हैं, ये सारा व्यंग्य चल रहा है कि भाई शराफत भी कोई एक चीज होती है ना। अकल ही नहीं है तुमको, तो रुके हुए पड़े हुए हो इतने दिन से। अभी मैं गेट आउट बोल दूं तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो इसलिए कृपया करके जाओ। अब ये सब मन में सोच रहे हैं, कौन? लेखक। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। अब लेखक कह रहे हैं चौथा दिन हो गया, चौथे दिन की रात में अब लेखक फिर मन में ये सोच रहे हैं कि बहुत दिनों से यहाँ खर्राटे ले रहे हो ना, और इतनी रातें गुजार चुके हो, तो जो कल सूरज की किरण निकलेगी वो तुम कौन सा दिन होगा? 5वां दिन। और वो सूरज की किरण भी बड़ी परिचित होगी यहाँ, क्योंकि तुम 4 दिन से पड़े हुए हो, जा नहीं रहे हो। तो ये सब व्यंग्य है। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्वक निर्णय ले लोगे। अब लेखक ना फिर एक मन में उम्मीद लगाए हैं कि कल 5वें दिन तो तुम पक्का चले जाओगे, ये सूरज की किरण तुम पे पड़ेगी और तुम बड़े ही डिसेंटली ये डिसीजन लोगे और तुम यहाँ से चले जाओगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। थैंक गॉड। फिर क्या होगा, मेरा जो पेशेंस का लेवल है ना वो तो खत्म हो गया है, तो मेरे पेशेंस की वह लास्ट सुबह होगी और तुम फाइनली यहाँ से चले जाओगे। ऐसा विचार लेखक अपने मन में कर रहे हैं। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा, और अगर तुम नहीं गए तब देखो, मैं गारंटी नहीं लेता, मैं फिर हिल जाऊंगा और फिर कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा का मतलब फिर मैं भाई अपने आपे में नहीं रहूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। अब कह रहे हैं हे मेरे अतिथि, ये सब मन में सोच रहे हैं, मुझे मालूम है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता का स्वरूप होता है, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ और इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती है। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं, मैं भाई तुम्हारी तरह भगवान नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। अब ये देवता किसको कह रहे हैं? जो अतिथि आए हैं। क्यों? क्योंकि अतिथि तो देवता का स्वरूप माना जाता है। तो कह रहे हैं अब देख लो, अब ये सब व्यंग्य चल रहा है बच्चों कि देखो भाई तुम तो देवता हो, तो हम एक देवता और एक मानव ज्यादा देर साथ नहीं रहते हैं, नहीं रह सकते ना। क्यों? क्योंकि देवता तो दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, देवता आते हैं 2 मिनट के लिए दर्शन देते हैं और चले जाते हैं, तो तुम उसी बात पर रहो और कृपया करके यहाँ से चले जाओ। अब हद हो गई है, लिमिट क्रॉस हो गई है। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा, मीन्स इसी में तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी। तुम अतिथि हो, देवता तुल्य हो, तो तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी, तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। देवत्व सुरक्षित रहेगा मीन्स तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। कृपा करके अब यहाँ से जाओ। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे मतलब अब बहुत ज्यादा हो गया, हद हो गई। ऐसा ना हो हम इंसान अपने पर आ जाएं और फिर कुछ भी बोलना शुरू कर दें, अंट शंट बात शुरू कर दें, या बहुत ज्यादा बहसबाजी हो जाए, या व्यंग्य का माहौल बहुत अधिक बढ़ जाए। तो इससे पहले अब तुम यहाँ से जाओ। हे भगवान, कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे? तो बच्चों ये कितनी अच्छी स्टोरी थी ना। मतलब ऐसे गेस्ट तो नहीं आने चाहिए जो अनवांटेड इतनी, एक तो बिना सूचना के आ जाए, उसके बाद इतने दिन तक घर में पड़े रहे कि जो मेजबान है वो परेशान हो जाए और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे या मन में ऐसे विचार लाने लगे कि हे भगवान ये गेस्ट कब जाएंगे। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।